अभी तक हम लोगों ने जो देखा है वो मॉडर्न हिस्ट्री में वो ये है कि 1664 से 1742 तक ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ये लोग सिर्फ मर्केंटलिज्म में ही बिलीव रखते थे। उसके बाद सिंस 1742 ऑनवर्ड्स मर्केंटलिज्म से इनका जो इंटेंशन था वो चेंज होके बन जाता है कोलोनियलिज्म, यानी कि पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकली कैप्चर करना। और उद्देश्य ये था कि अगर हम पॉलिटिकल कैप्चर करेंगे, अगर हम पॉलिटिकली किसी एरिया को कैप्चर करेंगे, कंट्रोल करेंगे, देन वी वुड बी इन अ सिचुएशन दैट वी वुड बी एबल टू एक्सप्लॉयट इकोनॉमिक रिसोर्स इन मच बेटर मैनर। तो उसके बाद जब ये कॉलोनियलिज्म वाला चीज़ आया सामने 1742 में, तो फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक टसल शुरू हुआ जिसको कहते हैं कार्नाटिक वॉर्स। और जब ये कार्नाटिक वॉर्स चल रहा था तो भारत में उस समय जो रीजनल किंगडम्स थे आफ्टर द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, वो लोग एक्चुअली में डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि अब हम लोगों की बारी है, इसके बाद जो भी जीतेगा अब उसके बाद हमारी बारी है। भारत उस समय एक बहुत बड़ा सा गोल्ड माइन जैसा था और कार्नाटिक वॉर में जो भी जीतता भारत उसका था, ऐसा सिचुएशन था। अब अल्टीमेटली हमें पता है कि कार्नाटिक वॉर्स में फ्रेंच हार जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट वर द फैक्टर्स विच गेव सक्सेस टू द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। सबसे पहली चीज़, जो ब्रिटिशर्स के पास जो आर्म्स हथियार, वो बहुत सुपीरियर क्वालिटी के हथियार थे, बहुत सुपीरियर हथियार थी। दूसरी, उनकी मिलिट्री में एक डिसिप्लिन था। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है, डिसिप्लिन अगर रहेगा तो कमांड रहेगा, कमांड अगर रहेगा तो डायरेक्शन रहेगा, डायरेक्शन अगर रहेगा तो प्लानिंग रहेगा। तो यानी क्या, वो ऐसे ही मुंह उठा के लड़ाई नहीं करते थे। दे यूज टू हैव अ प्रॉपर प्लान, दे यूज टू हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन, दे यूज टू हैव अ प्रॉपर कमांड, और इसीलिए इनकी जो है सक्सेस ज़्यादा होती थी। इसके अलावा जो इनके लीडर्स हुआ करते थे वो काफ़ी बेहतरीन जो है उनकी लीडरशिप हुआ करती थी, ब्रिलियंट लीडरशिप। सिविल डिसिप्लिन भी इनके अंदर बहुत था। फाइनेंशियली दे वर वेरी पावरफुल, क्योंकि बाय द टाइम दे हैव कैप्चर्ड मेनी प्लेसेस इन इंडिया, तो फाइनेंशियली दे वर स्ट्रांग। प्लस अगर ज़रूरत पड़ती तो ब्रिटेन से पैसा आ जाता था, और ब्रिटेन के पास इतना पैसा कहाँ से आता था? ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा ऑलरेडी था। और रेवोल्यूशन भी जब स्टार्ट हुआ था 1750 ऑनवर्ड्स, तो हम लोग 1750 ऑनवर्ड्स की बात अगर करें तो ब्रिटेन से भी बहुत पैसा आने लगा था। इसके अलावा इनके पास एक और चीज़ थी, वो है नेशनलिस्ट प्राइड। वो अपने आप को बहुत उम्दा समझते थे, वो कभी भी अपने आप को किसी दूसरे मुल्क के सामने कमज़ोर नहीं समझते थे। तो दे नेवर यूज टू हैव अ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारे रीजनल किंगडम्स के पास एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था द मोमेंट दे वर विटनेसिंग ह्यूज सीवियर बारबैरिक लड़ाई जो हो रही थी इन दी कार्नाटिक वॉर्स। तो हमारे राजा काफ़ी इंफीरियर फील करने लगे थे। दूसरी चीज़ ये है, जब ये लोगों ने सबको हरा दिया था, यानी कि सब यूरोपियंस को हरा दिया था ब्रिटिशर्स ने, तब इनके पास पूरे बड़े से केक में, जिसको हम लोग भारत कह रहे हैं, उस पूरे भारत को ये लोग एक एक करके अपने कंट्रोल में लेना चालू करेंगे। सबसे पहले इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है नवाब ऑफ बंगाल से। अब बंगाल जो है वो नवाब कह रहे हैं, तो मतलब ये बेसिकली पहले गवर्नर थे। गवर्नर किसके गवर्नर थे? बंगाल बेसिकली मुगल्स के अंडर में था। अब मुगल के अंडर में जो बंगाल था, दैट वाज गवर्न बाय द गवर्नर। अब वो गवर्नर जो है वो अपने आप को स्लोली मुगल के डिक्लाइन के बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, अपने आप को राजा बोलने लगे। नवाब ऑफ बंगाल इंडिपेंडेंट हुए, बंगाल प्रोविंस अलग हो गया। अब बंगाल प्रोविंस के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, और वही पैसा अंग्रेज़ों को अट्रैक्ट करने लगा। प्लस बंगाल के पास पोर्ट था, जिससे एक स्ट्रेटेजिक प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ मिल सकता था। इकोनॉमिक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड। स्ट्रेटेजिक का मतलब ये होता कि मान लीजिए अगर कभी भी लड़ाई होती है या कहीं से भागना पड़ता है तो वो एक एग्जिट रूट भी हो सकता है थ्रू शिप्स, और अगर लड़ाई में हथियार सप्लाई की बात करें तो सप्लाई पानी से भी किया जा सकता है। पहली लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ पलासी। ये बैटल ऑफ पलासी में रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो जीत गए थे और हरा दिया था किसको? सिराज उद दौला को हरा दिया था। सिराज उद दौला को हरा दिया गया था।
अब ये छल कपट से हराया था क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मिर्जाफर के साथ पैक्ट कर दिया था, और मिर्जाफर जो थे वो सिराज के राइट हैंड थे, और राइट हैंड होने के बावजूद भी मिर्जाफर ने जो है वो गद्दारी करी, सिराजुद्दौला को हरा दिया। और मिर्जाफर को अंग्रेज़ों ने यही सिर्फ प्रॉमिस किया था कि अगर आप हमें हमारे मदद करते हो, अपने नवाब के साथ गद्दारी करते हो, तो हम आपको अगला नवाब बनाएंगे। इसी लोभ में वो अपने ही नवाब से गद्दारी कर बैठा। उसके बाद आया बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। यहाँ पे भी रॉबर्ट क्लाइव ने विक्ट्री हासिल करी, लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ बंगाल से नहीं लड़ रहे थे, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव बंगाल से भी लड़ रहे थे, अवध के नवाब से भी लड़ रहे थे, और मुगल एम्परर से भी लड़ रहे थे। यानी कि मुगल एम्परर, मुगल मतलब कि दिल्ली, अवध और बंगाल, इन तीनों लोगों ने मिल करके अटैक किया था अंग्रेजों पे, क्योंकि बाय दैट टाइम अवध के राजा और दिल्ली के मुगल राजा, इन लोगों को समझ में आ चुका था कि अगर हम लोगों ने अभी कंट्रोल नहीं किया अंग्रेजों को बंगाल को लूटने से, तो फिर ये लोग पूरा देश खा जाएंगे। तो दे लास्टली अटेम्प्टेड कि हम लोग तीनों एक साथ मिलकर के अंग्रेजों के ऊपर धावा बोलेंगे। दैट वाज बैटल ऑफ बक्सर। लेकिन उसमें भी अंग्रेज जीत गए, और जीतने के बाद इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। इस ट्रीटी के अनुसार दीवानी राइट्स जो हैं, टैक्स कलेक्ट करने की जो राइट है, वो अंग्रेज़ों को मिल गई, और इससे अंग्रेज़ों ने खूब रेवेन्यू कमाया, ठीक है, बहुत पैसा कमाया। इसके अलावा डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम लेके आ गया। डुअल गवर्नमेंट क्या होता है कि हर राजा के दरबार में अंग्रेज़ों का एक रेसिडेंट बैठेगा, हर एक रेसिडेंट बैठेगा, उसको हम लोग कहेंगे एज अ डेप्यूटी। और ये क्या करता है बेसिकली, ये हर खबरों को जो भी राजा के दरबार में हो रहा है, ये खबरों को पहुंचाने का काम करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और रेसिडेंट रखना कंपलसरी बना दिया गया। फिर आता है मैसूर के साथ भी जो है अंग्रेज़ों ने लड़ाई करी, क्योंकि मैसूर भी एक और जगह था जहाँ से अंग्रेज़ों को प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम का मेन वजह यह था कि मैसूर के राजा जो थे वो थोड़े से फ्रेंच की तरफ उनका झुकाव था, फ्रेंच लोगों को थोड़ा ज़्यादा पसंद करते थे, उन्हीं के लाइन्स पर अपनी मिलिट्री को ट्रेनिंग करते थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अंग्रेज़ों को लगा कि अगर हमने मैसूर को नहीं दबाया तो हो सकता है कि फ्रेंच कंपनी मैसूर की मदद लेकर के फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करे। तो इसीलिए कहते हैं ना कि पहले ही निप देम इनटू द बड, तो ये करना ज़रूरी लगा अंग्रेज़ों को। तो मैसूर इतना बड़ा था, इतना पावरफुल था कि उसको एक या दो वॉर में ख़त्म ही नहीं कर पाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1767 में, फिर सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1779 में, फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1792 में, और उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में मैसूर जो है वो पूरी तरह से कैप्चर कर लिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थी, मैसूर भी कैप्चर हो गया। अब इनके सामने था कि किस तरीके से मराठा को कैप्चर करें। मराठाओं के साथ भी इन्होंने एक लड़ाई नहीं जीती। मराठाओं के साथ भी इन्होंने एक बार लड़ाई करी 1775 में, उसके बाद दूसरी बार लड़ाई करी 1803 में, उसके बाद तीसरी लड़ाई करी 1817 में। तो यानी कि 1817-18 तक 1818 या 1819 तक ये लोग लड़ाई ही करते रहे, और फाइनली जो है मराठाओं को हरा दिया। अब सवाल ये उठता है कि मराठाओं को हराया कैसे, या किन कारणों की वजह से मराठा हार गए। पहली चीज़ तो ये कि मराठाओं के अंदर कोई भी जो है वो यूनिटी नहीं थी, और साथ ही साथ कोई लीडरशिप भी नहीं था। और अंग्रेज़ों के पास दोनों थी, यूनिटी भी थी, लीडरशिप भी थी। दूसरी, जो नेचर ऑफ द स्टेट है मराठा, वो बहुत डिफेक्टिव था। यानी कि जैसे मैंने कहा कि मराठाओं के अंदर कोई भी एक सुप्रीम पावर नहीं था, अलग अलग पेशवा अलग अलग राज्य चलाते थे। तो मतलब कि एंटायर मराठा जो है वो बहुत छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। कोई सिंधिया था, कोई गायकवाड़ था, कोई ग्वालियर में था, कोई अलग अलग हमारे गुजरात एरिया वेस्ट साइड में था, कोई काठियावाड़ में था। मतलब कहने का मतलब यह है कि किसी भी तरीके से इनका कोई यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। वो उनकी डिफेक्ट थी, और उस चीज़ का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने खूब उठाया। इसके अलावा जो पॉलिटिकल सेटअप था वो भी बहुत लूजली डिज़ाइंड था, किसी के ऊपर कोई लगाव, कोई कंट्रोल कुछ नहीं था। मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो वो भी काफ़ी इन्फीरियर था। इकोनॉमी बहुत अनस्टेबल थी, और दूसरी तरफ इंग्लैंड का, यानी इंग्लिश का डिप्लोमेसी, इंग्लिश की स्पाई, एस्पियोनेज, इंग्लिश का जो प्रोग्रेसिव आउटलुक है, ये बहुत ज़्यादा हावी हो गया मराठा पे, और मराठा हार गए। तो हम लोग ने अभी तक देखा था कि 1742 से जब ये लोग पॉलिटिकल कैप्चर करना शुरू किए, जब शुरू किए तो पॉलिटिकल कैप्चर करते करते 1818 तक समय काल हो गया, और ये लोग इंटायर इंडिया को बनाते रहे अपने हिसाब से। तो अगर कहा जाए कि जो मैपिंग है भारत की, जो मैपिंग है, इस पॉलिटिकल मैपिंग ये जो पॉलिटिकल मैपिंग है भारत की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया 1742 से लेकर 1818-19 तक, या और भी आगे बढ़ेगा।
इस पूरे मैपिंग को करने में ये सवाल आ सकता है कि इट वॉज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, बहुत ही ग्रेजुअली स्लोली एक एक करके राज्यों को कब्जाया। दैट इज द चार्म ऑफ दिस पढ़ाई। ऐसे पढ़ते हैं हिस्ट्री ताकि आपको याद रहे कि इस तरीके से स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ों को कवर किया। उसके बाद इन्होंने सिंध को कैप्चर किया, फिर उन्होंने पंजाब को कैप्चर किया। पंजाब को कैप्चर करने के लिए भी उन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी, फर्स्ट एंड सेकंड एंग्लो सिख वॉर, और ये दोनों हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह। रंजीत सिंह के मरने के बाद पंजाब बुरी तरह से बिखर सा गया। पंजाब में बहुत सारे ग्रुप्स थे, उन सबको एकजुट करके रंजीत सिंह ही थे, लेकिन आफ्टर हिज डेथ वो फिर से बिखर सा गया था। और बाय द टाइम इसको बफर की तरह इस्तेमाल करने का कोई कारण भी नहीं था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों को पास खबर थी कि नेपोलियन जो है वो मर चुका है, और नेपोलियन ही एक थ्रेट था जिसकी वजह से पंजाब को यानी कि सिख को जो है बफर बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे। अब पंजाब को कैप्चर करने के लिए इनके पास कोई और मतलब कोई एक्सेप्शन कारण ही नहीं है। एक तो रंजीत सिंह भी मर गया है और नेपोलियन भी मर गए हैं, तो तुरंत रंजीत सिंह के मरने के बाद ही 2 एंग्लो सिख वॉर में पूरा पंजाब भी कैप्चर कर लिया। पंजाब को कैप्चर किया गया 1849 में, और जितने सारे राजपूत स्टेट्स थे, मतलब जो राजशाही थे, राजशाहियों को इन्होंने क्या करा, डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंसी में बांध दिया। मतलब ये है कि राजा जो है वो अपने गद्दी के अंदर, अपने टेरिटरी के अंदर जो है वो राज कर सकते हैं, लेकिन दे हैव टू एक्सेप्ट द सुजरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब राज्यत्व जो भी अपनी जो राजागिरी है वो अपने टेरिटरी के अंदर करो, लेकिन तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी है। इंटरनली यू आर सॉवरेन बट नॉट आउटराइटली, तुम्हारे ऊपर अंग्रेजों का छाता है। ये इस चीज को कहते हैं रिंग फेंस पॉलिसी। पूरे राजाओं को इस तरह से बांध दिया रिंग की तरह। उसके बाद इन्होंने 2 पॉलिसीज और अपनाई। पहली पॉलिसी है डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस और दूसरी पॉलिसी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इन दोनों को इस्तेमाल करके भी अंग्रेजों ने खूब सारे एरियाज जीत लिए, जैसे हैदराबाद, मैसूर, अवध, जोधपुर, जयपुर, और इधर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में भी सतारा, भगत, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये सब एरियाज को जो इन्होंने कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज को कैप्चर किया। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।